मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वास्तविकता में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें काफी बारीकियां हैं, और फिर हमने प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बताया। फिर हमने इसमें फिर पार्ट किए, फिर हमने इसमें बताया कि इनडायरेक्ट, जब हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी पूरा आपको डिफाइन कर दिया तो उसके बाद हमने बताया कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने बताया था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अब हमने उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के पार्ट किए, फिर हमने उसमें आपको तमाम चीजें बताई, और आज उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के 4 हिस्सों को आपको बताने जा रहे हैं। एक है नॉमिनल डेमोक्रेसी, यानी नाम मात्र की नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नाम मात्र की कार्यपालिका। दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका, जिसे कि हम रियल डेमोक्रेसी, रियल एग्जीक्यूटिव के नाम से जाने हैं। तीसरा है आपका कि प्रधानमंत्री आखिर में है क्या, इसका कार्यकाल कितना होता है। वास्तविकता में देखा जाए तो हम में से बहुत कम लोगों को यह मालूम होता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है। हमें यही नहीं मालूम कि वास्तविकता में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है। तो उसके विषय में हम पूरा डिफाइन करेंगे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल है कितना, और प्रधानमंत्री नाम का शब्दावली हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं है। फिर हम उसमें बताएंगे कि मंत्रिपरिषद जो है वो चौथा पॉइंट होगा आपका कि मंत्रिपरिषद की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो हम लेके चलते हैं उदाहरण के लिए। हम आपको सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव के बीच में डिफरेंस क्या है, यानी नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति उसका प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के पास है कुछ नहीं। हाँ, एक बात तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बहुत लोग गलत फहमी में ये बता देते हैं कि राष्ट्रपति रबड़ स्टाम्प है भारत का, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो राष्ट्रपति रबड़ स्टाम्प भी नहीं है भारत का। राष्ट्रपति एक अलग वैल्यू है जिसे कि हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति उदाहरण के लिए हम देखें तो संविधान में, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं, तो संविधान में आर्टिकल 1, 2, 3 यानी आर्टिकल 123 का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 123 कहता है कि राष्ट्रपति जब मंत्रिपरिषद नहीं बैठी हो, यानी तब राष्ट्रपति या सत्र नहीं चल रहा हो, तब राष्ट्रपति क्या करेगा, एक आर्टिकल 1, 2, 3 का प्रयोग करेगा, और आर्टिकल 1, 2, 3 का प्रयोग करने के बाद वह एक अध्यादेश को जारी कर देगा। जब मंत्रिपरिषद आएगी तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस मतलब जब सत्र आएगा, जब सत्र आ जाएगा, यानी सेशन, संसदीय संसद का सत्र चलेगा, तो राष्ट्रपति उस सत्र के सामने अपने उस अध्यादेश को रखेगा। जब राष्ट्रपति उस संसद के, यानी लोकसभा या राज्यसभा, कहीं पर भी, माना कि लोकसभा है, तो लोकसभा में आर्टिकल 1, 2, 3 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश लाया, और उस समय संसद की कोई बैठक नहीं चल रही थी।
जब संसद की बैठक शुरू हुई तो राष्ट्रपति उस बैठक के तहत एक वो जो 1, 2, 3 का प्रयोग करके अध्यादेश लाया था, उस अध्यादेश को उस बैठक के समक्ष रखेगा। जब राष्ट्रपति उस बैठक के सम्मुख रखेगा तो ये संसद का उस समय मूड है। अगर संसद ने उसे पारित कर दिया तो वही अध्यादेश जो है गवर्नमेंट ऑर्डर यानी जीओ बन जाएगा, और संसद ने उसे पारित नहीं किया तो वही अध्यादेश शून्य प्राय हो जाएगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, ध्यान रखें कि राष्ट्रपति महोदय ने 15 दिन पहले कोई भी अध्यादेश आर्टिकल 1, 2, 3 का प्रयोग करते हुए संसद के पटल पे लाए हैं, चाहे वो लोकसभा का पटल हो या राज्यसभा का पटल हो, यानी लोअर हाउस हो या अपर हाउस हो, तो उसमें लाए हैं राष्ट्रपति महोदय। तो वह पटल पर मान्य जो 15 दिन बाद वो संसद ने उसे अमान्य घोषित कर दिया, लेकिन 15 दिन के समय में जो उस अध्यादेश ने काम किया है वो एज इट इज बना रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। इसी तरीके से हम देखें कि हमारे अनुच्छेद यानी आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया तो राष्ट्रपति महोदय क्षमादान देते हैं, दिखती है, हम सभी लोगों को दिखती है कि राष्ट्रपति महोदय ने क्षमादान दिया। जैसा हमने देखा कि प्रभाकरन यानी LTTE यानी लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम की जिस टेररिस्ट महिला ने पैगम्बुर में राजीव गांधी जी की हत्या की थी, बम फोड़ा था, मास्टरमाइंड महिला थी वो, तो उस महिला ने जब बम फोड़ा तो उस स्थिति में राष्ट्रपति ने उसे क्षमादान का अधिकार देकर माफ कर दिया। तो कहने का आशय यह है कि राष्ट्रपति क्षमादान का अधिकार भी देखता। हमने देखा जो आर्टिकल के माध्यम से हमने देखा कि आर्टिकल 1, 2, 3 में राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश लाए तो हमें लगा ये राष्ट्रपति का स्वविवेक है, और आर्टिकल 72 में हमने देखा कि राष्ट्रपति ने क्षमादान का अधिकार दिया तो हमें लगा कि राष्ट्रपति का स्वविवेक है। लेकिन ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति का स्वविवेक कुछ नहीं है। राष्ट्रपति के नाम पर कार्य होंगे, राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है। वहां पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद ने अगर राष्ट्रपति महोदय को सलाह दे दी कि महोदय आपको आर्टिकल 1, 2, 3 का प्रयोग करके संसद के मतलब जब तक सत्र नहीं चल रहा है उसके अनुसार आर्टिकल 1, 2, 3 का प्रयोग करके आप अध्यादेश को ला सकते हैं। अध्यादेश को इंग्लिश में ऑर्डिनेंस, अध्यादेश को ला सकते हैं तो राष्ट्रपति महोदय उस अध्यादेश को लाएंगे। स्वविवेक नहीं है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति महोदय ने क्षमादान का अधिकार दिया तो मंत्रिपरिषद ने पिछले दरवाजे से राष्ट्रपति महोदय को समझा दिया कि आपको इस व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार देना है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय ने उन्हें क्षमादान का अधिकार दे दिया। तो इनमें यदि हम बारीकी से देखें तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति महोदय को रख दीजिए आप, और रियल एग्जीक्यूटिव में आप रख दीजिए मंत्रिपरिषद को।
ठीक है, अब हमने देखा कि रियल एग्जीक्यूटिव में होता कौन कौन है। रियल एग्जीक्यूटिव में मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद का मुखिया, जैसे कि हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं, वो होते हैं। अब प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री कौन है? क्या प्रधानमंत्री चयनित है? नहीं, प्रधानमंत्री कदापि चयनित नहीं है। जिस पार्टी ने विशेष बहुमत प्राप्त किया, जैसा मोदी जी की बात करेंगे आज, तो मोदी जी की पार्टी बीजेपी ने विशेष बहुमत मतलब जनता से प्राप्त किया, तो जो एमपी चुने गए उन एमपी लोगों ने, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, उसको क्या किया कि एक अपना नेता चुना, और जिस नेता को चुना उसे नाम प्रधानमंत्री दे दिया। यानी जो मंत्री चुने गए उनका प्रधानमंत्री प्रधान हुआ कि नहीं हुआ, मंत्रियों का प्रधान, तो उसे नाम दे दिया गया, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नाम दे दिया गया। प्रधानमंत्री कभी भी ना, तो प्रधानमंत्री यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, और कह नहीं सकते। तो प्रधानमंत्री का कोई भी कार्यकाल नहीं है, ये हम केवल इतना कहेंगे कि कह नहीं सकते। अब ये कैसे सिद्ध हुआ? तो इसको आप देखिए, तीसरी विशेषता है कि प्रधानमंत्री महोदय चुने गए। सपोज कीजिए कि वर्तमान में बजट सेशन चल रहा है, अगर मोदी जी को संसद में विश्वास पत्र प्राप्त है, तो मोदी जी संसद में बजट सत्र पास कर देंगे। अगर विपक्ष को लगा कि मोदी जी को विश्वास पत्र प्राप्त नहीं है, तो विपक्ष संसद के पटल पर 2 मिनट लगेंगी, तब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी हिंदी में इसे हम कहें तो अविश्वास प्रस्ताव पत्र को ला देगा। जैसे अविश्वास प्रस्ताव पत्र आया और उस पर वोटिंग हुई और मोदी जी को 50% धन 1 वोटिंग का, ये भी ध्यान है, विशेष रूप से ध्यान रखें, उस समय संसद के सदन में मौजूद सदस्यों की 50% धन 1 संख्या अगर मोदी जी के पक्ष में वोट डाल गई तो अविश्वास प्रस्ताव पत्र पारित नहीं होगा। अगर मोदी जी के पक्ष में मतलब वोट नहीं पड़े उनके, तो अविश्वास पत्र पारित हो गया। तो महोदय आप मुझे ये बताइए कि जब तक संसद का वरदहस्त प्राप्त है मोदी जी को, यानी विश्वास पत्र प्राप्त है, तभी तो हम कह सकते हैं कि मोदी जी संसद के पीएम के पद पर बने रहेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर के पद पर बने रहेंगे। और जिस दिन बहुमत खोया मोदी जी ने, उस दिन मोदी जी बहुमत खोते ही प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो ये निश्चित नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना दिया है संसद के पटल पर। ये सिद्ध होता है जब तक विश्वास पत्र है तब तक है। जीवात्म उदाहरण है इसका अटल जी, यानी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति।
कविताओं के बादशाह। अटल जी ने 13 दिन में सरकार गिर गई क्योंकि उनको विश्वास पत्र नहीं मिला, मतलब 50% धन एक नहीं प्राप्त कर पाए। 13 महीने में सरकार गिर गई क्योंकि तभी वो विश्वास पत्र पारित नहीं कर, मतलब उनके पक्ष में नहीं जा पाया, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया। तो इस तरीके से हम ये निश्चित कर गए कि किसी भी हालत में नो कॉन्फिडेंस मोशन के आधार पर जब तक प्रधानमंत्री को विश्वास पत्र लोकसभा में प्राप्त है तब तक वो मामला चलेगा, फिर उसके बाद वो मामला नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात यह एक और आती है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के यानी आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये मैंने आपको मौखिक समझाने की कोशिश की। अब इसे थोड़ा सा जल्दी से हम देखेंगे लिखित रूप में, जो हमने आपके लिए व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है। संसदीय लोकतंत्र के 2 भाग हैं, मतलब नंबर 1 नाममात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका का अर्थ है जो वास्तव में सारे निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए भारत में एक पद राष्ट्रपति का है जो सारे निर्णय राष्ट्रपति के नाम से लिए आते हैं, लेकिन वास्तविकता में राष्ट्रपति महोदय निर्णय नहीं लेती है। आर्टिकल 1, 2, 3 यानी आर्टिकल 123 में इसमें राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई है, लेकिन वह कर नहीं रही है क्योंकि यह अध्यादेश राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर रही है। फिर आर्टिकल 72 इसमें क्षमादान की बात की गई है। क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति की कलम से जारी होता है, पर राष्ट्रपति क्षमादान कर नहीं रहे हैं, स्वविवेक से नहीं ले रहे हैं, ये भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर हो रहा है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि नाम मात्र की कार्यपालिका को हम राष्ट्रपति महोदय में को कह दें और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद में कह दें। मंत्रिपरिषद है वास्तविक। अब हेडिंग डाला है कि वास्तविक कार्यपालिका में है कौन कौन। आखिर में वास्तविक कार्यपालिका रियल एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है, तो मैंने बताया पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और मंत्रिपरिषद। ये सभी निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लिए आते हैं और मंत्रिपरिषद का मुखिया जो होता है वो पीएम होता है। इसी तरीके से यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन में कार्यपालिका का मुखिया जो होता है वो यहाँ पर राष्ट्रपति है तो वहां पर सम्राट है, और वास्तविक कार्यपालिका का जो मुखिया है वो पीएम है और मंत्रिपरिषद है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रश्न जो यूपीएससी ने पूछा है कि संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक कार्यपालिका के कार्यकाल की कोई सुनिश्चित है, यानी सर्टेनिटी ऑफ टेन्योर है कि नहीं है, तो इसमें हम कहेंगे वास्तविकता में ये नहीं है। भारत में पीएम का कार्यकाल कितना होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव की स्थिति है, तो हम कह सकते हैं ये निश्चित नहीं है, दिस डिपेंड्स ऑन पार्लियामेंट। ठीक है। अब आता है कि भारत के पीएम का हमारे संविधान में कोई कार्यकाल नहीं है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल संविधान में 5 वर्ष है। पीएम तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ना कि इलेक्ट होता है। इलेक्ट नहीं है ये। मोदी जी तभी तक पीएम है जब तक कि लोकसभा में मोदी जी को बहुमत प्राप्त है। मोदी जी आज की तारीख में लोकसभा में बजट सेशन चल रहा है मान लेते हैं, और मोदी जी विश्वास खो देते हैं तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पत्र पारित हो जाएगा। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 13 दिन सरकार चली और 13 महीने सरकार चली, ये 2 बार
अटल जी की सरकार गिर गई। भारत के पीएम का कार्यकाल कितना होता है, इससे यह स्पष्ट हो गया कि लोकसभा के बहुमत के विश्वास प्रयत्न ये तक ही पीएम का कार्यकाल होता है। यही हमारी संसदीय लोकतंत्र की तीसरी विशेषता थी। संसदीय लोकतंत्र की अंतिम और चौथी विशेषता यह है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर यह कार्य करती है, यानी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब पूरी मंत्रिपरिषद को लोकसभा विश्वास पत्र से हटा सकती है। इसका उल्लेख कहाँ है? इसका उल्लेख आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में है। इसमें लिखा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब इसको एक छोटे से उदाहरण से और समझते हैं कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्यों उत्तरदायी है। सपोज कीजिए कि मैं राजीव शर्मा वित्त मंत्री हूं और मैंने बजट को पारित होने से पहले बजट की मुख्य विशेषताओं को कहां पर उतार चढ़ाव हो सकता है वो मैंने लीकेज कर दी। तो ये जिम्मेदारी पूरी मंत्रिपरिषद की है और मंत्रिपरिषद को हो सकता नहीं, होगा ही होगा कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे कि मैंने कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा है, उसके अंतर्गत भंग होना पड़े, फिर नए सिरे से चुनाव होंगे। आज मैंने आपको ये गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी के अंतर्गत नमा पार्क बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में ये अच्छी तरह आया हुआ। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल हम चलेंगे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी पर और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।